Wish you a very good morning to all of you. Welcome back to the Winners Platform. Today I am going to explain chapter financial statement of class 12th. Now let's start. If you are new in my channel, then please subscribe my channel, like, comment and share. If you have any query, then comment me and I also give you answer. Let's start. मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम लोग जैसे कि क्लास 10th और 11th 12th तो पढ़ के आए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड कि वो कितना उसने अर्न किया है, कितना उसको लॉस हुआ है। बट अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर न्यू आया है, जिससे कि हम लोग को अब दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है। पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, पीएल बनाते थे, सॉरी पीएल नहीं बैलेंस शीट। लेकिन जब से कंपनीज एक्ट 2013 इंप्लीमेंट हुआ तब से बैलेंस शीट का पूरा प्रोफॉर्मा चेंज हो गया, एज ऑल ऑफ यू नो। लेट्स स्टार्ट द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफर्स टू अ डॉक्यूमेंट और अ स्टेटमेंट which discloses financial statement या information relating to a business concern. But technically financial statement includes income statement या उसको प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इसके कहने का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट है या एक स्टेटमेंट है जो हमको डिस्क्लोज करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बिजनेस की, मतलब हमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताता है बिजनेस की। लेकिन अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ इंक्लूड करता है क्या, इनकम स्टेटमेंट, जिससे कहता है कि हमारी कितनी इनकम हो रही है। और आप इसको 3 नाम से बुला सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट जो कंपलसरी होती है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड करने के लिए। ये थी हमारी मीनिंग शॉर्ट फॉर्म में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस के लिए। तो डेफिनेशन क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इसकी मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है, आपको जो सुटेबल हो आप वो देख सकते हैं। हम डेफिनेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड product of financial accounting in a set of financial statement prepared by the accounts of a business enterprise that purpose to reveal the financial position of the enterprise। मतलब उसमें कहने का मतलब है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि जब से हमारा बिजनेस जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, जब 31 मार्च आने वाला होता है जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो अपनी बुक्स को क्लोज करनी होती है और उनको बताना पड़ता है कि कितनी उनकी इनकम हुई, कितना उनका लॉस चल रहा है बिजनेस में। तो इसीलिए इसको बोला जाता है एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसको अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। और देखिए इसका क्या है, इसका पर्पस भी यही है, दैट अ पर्पस टू रिवील द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, टू रिवील करना फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम। सेकंड डेफिनेशन, the financial statement provide a summary of account of a business enterprise. The balance sheet reflecting the assets, liabilities and capital on certain date, and the income statement showing the result of operation during a certain period. इसका कहने का मतलब है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमको समरी प्रोवाइड करता है अकाउंट की। किसकी समरी प्रोवाइड करता है? अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। एक बिजनेस का सारी समरी हमको प्रोवाइड कराता है। उसके अंदर जो बैलेंस शीट होती है वो हमको रिफ्लेक्ट करती है एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल क्या है हमारी, एंड हमारी सर्टेन डेट पे इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। Now we are going to the types और पैकेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टाइप्स और पैकेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि कितने तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो पहला आपने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेडिंग डाल के रखी है। पहला इनकम स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जिसको हम लोग बैलेंस शीट और पोजीशन जिसको हम लोग के लिए मतलब कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि हम लोग कितने प्रॉफिट में, कितने लॉस में, मतलब कितने पानी में चल रहे हैं। अदर स्टेटमेंट पे आते हैं कुछ इस तरह स्टेटमेंट, जब से कंपनी एक्ट, याद देखिएगा जब से कंपनीज एक्ट 2013 इम्प्लीमेंट हुआ है तब से ये अदर स्टेटमेंट आ गया है। इससे प्रीवियस में आपने देखते थे कि सिर्फ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ही आप लोग को बनानी पड़ती थी। लेकिन जब से कंपनीज एक्ट बना है तब से ट्रेडिंग को हटा दिया गया है, इनकम ही ट्रेडिंग को जोड़ दिया गया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब कुछ अदर स्टेटमेंट, जैसे कि अब कंपनी आपकी है तो गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट रेडी करके दिया है कि आपको सारी डॉक्यूमेंट्स की तरह, बोला ना कि एक डॉक्यूमेंट है। अब गवर्नमेंट ने आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट दे दिया, कहा कि आपका जितना लॉस हुआ वो भी दिखाइए, जितना प्रॉफिट हुआ वो भी दिखाइए, और जितनी अर्निंग है, जितना आपने अदर एक्सपेंसेस किए, बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ भी खर्चे किए, वो सब आप हमको दिखाइए। तो एक तरह का स्टेटमेंट प्रोवाइड कराया। तो हमने कहा चलिए ठीक है, अदर स्टेटमेंट में बात करते हैं, देखते हैं हम लोग अदर स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है। तो इसमें आता है रिटेन्ड अर्निंग,
चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो में मतलब हमारा कितना फंड जा रहा है, कितना आ रहा है, उसको स्टेटमेंट इसमें दिखाना पड़ता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप सभी को पता है कैश कितनी फ्लो हो रही है, इनफ्लो आउटफ्लो सभी को पता है, वो दिखाना पड़ता है। इक्विटी मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, कितने शेयर्स परचेज किए फॉर दी सब्सक्रिप्शन, वो भी अब इस फॉर्म में दिखाना पड़ता है। उसके बाद आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बोलता है कि हम लोग की कितनी अर्निंग हो रही है। दैट्स ऑल द कंटेंट आर शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट under the Act of Companies Act 2013. Now we are going to the objectives, nature and characteristics of financial statement. Now let's start. Now guys, objective of financial statement. तो पहला ऑब्जेक्टिव है सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। गाइस मैं भी सिर्फ हेडिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके फुल नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से नोट्स देख सकते हैं। चलिए हमारी पहली हेडिंग है सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल अकाउंट में मतलब एक बिजनेस में हमारे पास से कहाँ कहाँ से सोर्स आ रहे हैं, मतलब फाइनेंस कहाँ कहाँ से आ रहा है, रिलेबल फंड से आ रहे हैं, इनकम से आ रही है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो ये सब हमको बताता है। पहला ऑब्जेक्टिव है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड वेरियस रिलेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस यूनिट। इसका मतलब होता है कि हम लोग को पता चलना चाहिए कि हमारे पास से कहाँ से वेरियस रिलायबल मतलब कहाँ कहाँ से हमको फाइनेंस मिल रहा है हमारे बिजनेस के लिए। इन्फॉर्मेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, इसको आप कह सकते हैं एक कि हमारे पास कितनी अर्निंग हो रही है एक पूरे साल में, 31 अप्रैल से 31 मार्च में हमारे पास कितनी अर्निंग कैपेसिटी है। इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस, इसका मतलब होता है हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन कि हमारा बिजनेस कैसा है, क्यों जो है और कैसे चल रहा है और कितना इसका लॉस प्रॉफिट, एज यू लर्न इन द प्रीवियस क्लास। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब होता है कि किन कारणों की वजह से हमारे बिजनेस एंटरप्राइज में फाइनेंस की पोजीशन चेंज हो रही है। मतलब कहीं आपकी रैंक 5th रैंक पे थी, कुछ प्रॉफिट हुआ तो 1st रैंक पे आ गए, आप 3rd पे आ गए, लेकिन कहीं एकदम अचानक से लॉस हो गया तो 10th रैंक पे आ गए, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। हेल्प इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, as you learn forecasting world in the business in the chapter of planning, कि आप फोरकास्ट करते हैं, पहले से अनुमान लगाते हैं कि कौन से फैक्ट्स, कौन से नेसेसरी फिगर्स हमारे आगे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मतलब हमारे आगे बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं। दैट्स इट्स ऑल फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 5 हेडिंग्स आप लर्न कर लीजिए, इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और आप वहां से इसके नोट्स को कॉपी कर सकते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर कैसे होता है ये जानेंगे। तो पहला इसका टॉपिक आप देख सकते हैं, लिखा है समराइज रिव्यू। इसका मतलब क्या होता है? समराइज का मतलब क्या होता है? एक सार। जैसे आप लोग पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या समझा, कंक्लूजन बताओ मुझको, तो इसको बोलते हैं समराइज रिव्यू। क्योंकि ये सब एक समराइज, एक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा ही बोलते हैं इसको, शायद आप लोग भी जानते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंतिम खाते बोलते हैं। पूरा साल का सब कैश फ्लो, फंड फ्लो, रिटेन फ्लो सबको निकाल के एक पेपर डॉक्यूमेंट बनाए, उसमें लिख दिया इतनी अर्निंग हुई, इतना लॉस हुआ, इतना एक्सपेंसेस, इतना अदर एक्सपेंसेस, इतना डेप्टर्स सब लिख के एक समराइज रिव्यू बना देते हैं। जो पढ़ता है तो समझ आता है साल में इसका 3 लाख प्रॉफिट हुआ है, 2 लाख का नुकसान हुआ है और एक्स्ट्रा इतना इनका एक्सपेंस है 10 लाख का हुआ है, ये सब पता चल जाता है। ठीक है, तो समराइज रिव्यू का मतलब क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, अचीवमेंट कैसी रही, वीकनेस कैसी रही बिजनेस में, वो सब एक समराइज फॉर्म में पता चल गया हमको। प्रेजेंटेशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ? हम एकदम जब साल का 31 मार्च आने वाला होता है तो हम लोग 30 मार्च 28 मार्च अकाउंटेंट से कह देते हैं कि भैया मेरा प्रेजेंटेशन बना दो अकाउंटिंग पीरियड का। तो जब वो बनाते हैं तो एंड ऑफ बनाते हैं, जैसे वेरियस पार्टीज भी होती है, वो भी जान सकती है कितना हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली, कितना देना है कितना नहीं देना है। ठीक है, बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ रिकॉर्डेड फैक्ट्स आते हैं कि जो हमने प्रीवियस लेजर, जर्नल इन सब में रिकॉर्ड किया था वही नोट कर सकते हैं, अननेसेसरी फैक्ट्स नहीं रिकॉर्ड होते हैं। लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, इसमें मतलब क्या होता है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिपेंड करता है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डाटा। ठीक है, अगर कोई फ्रॉड या डिजैक्सुलेशन फ्रॉड होता है या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रू नहीं होता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस एज यू रीड इन द क्लास 11। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में क्या होते हैं, जो आपके अंदर जितने भी
अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, इसका मतलब कि जो क्या पॉस्टुलेट समझना कि डबल एंट्री पे बेस बनेगा, सिंगल एंट्री पे है, ठीक है, प्रॉफिट कैसा हो रहा है, इस मतलब हमारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं, पहले कन्वेंशंस धारणाएं हैं, उसी के बेस पे बनता है। नाउ वी आर गोइंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होते हैं। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ईजी टू प्रिपेयर। एज यू सी ईजी टू प्रिपेयर, ईजी होता है प्रिपेयर करने क्योंकि सब एक्यूरेट लिखा होता है कि ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी मैंने को बताया, एकदम ट्रू ही डाटा एंटर होगा, अननेसेसरी फैक्ट्स नहीं एंटर होंगे। इंटेलिजिबल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरह प्रिपेयर करना चाहिए कि जो कोई कॉमन मैन पढ़े तो समझ जाए कि हाँ ये लॉस है, प्रॉफिट है। मतलब एकदम टिपिकल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए कि कोई समझ ना सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी बिजनेस का कैसा जा रहा है। कंपैरेटिवली कंपैरेबिलिटी, इसमें हम लोग कंपेयर करना पड़ता है प्रीवियस ईयर का अमाउंट और प्रेजेंट ईयर का अमाउंट, कि प्रीवियस ईयर में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, इस बार का कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो एकदम इस फॉर्म में बनाया कि इससे हम लोग तुरंत कंपेयर कर सकें। अट्रैक्टिव होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मतलब ऐसा बनाना चाहिए कि जो रीडर पढ़ रहा है उसको एकदम सामने अटेंशन पड़ जाए कि हाँ हम इस कंपनी का सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रिलेवेंस क्या होता है? रिलेवेंस का मतलब होता है कि अपने में ही पूरा कंप्लीट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, कि कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं आनी चाहिए, एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें आप अगर एक पॉइंट और बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कंप्लीटनेस। ठीक है, कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने में ही कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कोई भी अननेसेसरी फैक्ट्स, मतलब कोई फालतू चीज़ ये नहीं कि भूल गए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा, एकदम कंप्लीट होना चाहिए। नाउ लिमिटेशन से आते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, उसकी क्या 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 कहते हैं। तो पहला आता है लैक ऑफ प्रिसिसनेस, मतलब बहुत ही प्रिसिसनेस, मतलब बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। बेस्ड ओनली ऑन फाइनेंशियल फैक्टर, सिर्फ फैक्टर्स पे बेस होता है कि जो जर्नल में रिकॉर्डेड वही जाएगा, जो लेजर में रिकॉर्डेड वही जाएगा। स्टैटिक पिक्चर जो होती है, मतलब ऐसा कहने का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, बैलेंस शीट, वो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए हमको पोजीशन शो करता है करंट मूवमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, इससे रियल पोजीशन नहीं शो हो पाती है। वैल्यूज शोन आर नॉट रियल वैल्यूज, कभी कभी ये होता है बैलेंस शीट में जो वैल्यू शोन होती है वो रियल वैल्यू नहीं होती है। आपने डिप्रिसिएशन 10,000 पे लगाया 10%, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप 5% शो करें तो 5% रख लेते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, हम लोग को एकदम एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं पता चलता है, एस्टिमेट प्रॉफिट पर चलता है। और लैक ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स, इसमें वैल्यूएशन बहुत होता है ह्यूमन एसेट्स का। आज हमारा अपना टॉपिक यही खत्म करते हैं। प्लीज़ पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। Please subscribe my channel and thank you so much for watching my video.